कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। प्रोग्राम जहां बातें होती हैं बिल्कुल खुलकर, और सुन लीजिए दो लाइनें शुरुआत में ही आज। मेरे महबूब तुझे पाने की रात आई है, मांगी हुई मुरादों के पूरा होने की रात आई है। सारे नेता यही कह रहे हैं। कल नतीजे सुबह 8 बजे से आप देखेंगे इंडिया टीवी पर हम सबके साथ। और महाराष्ट्र में, झारखंड में, बाकी जितनी जगह पर उपचुनाव हुए हैं वहां क्या होगा ये आपको, अगर सब कुछ फंसा हुआ नहीं रहा तो हो सकता है आपको 12 बजे तक सब कुछ साफ साफ पता चल जाए। लेकिन अगर मामला कहीं फंस गया, गूठी कहीं टाइट हो गई किसी की, तो फिर हो सकता है दिन भर शाम भी हो जाए। लेकिन अभी तक जैसा एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल जब मैं कहता हूं तो अपने शब्द मुझे याद हैं, भले बड़े भोले हैं आप, एग्जिट पोल पर यकीन करते हैं, लेकिन हैं तो किए तो हुए, किसी ने मेहनत करके किए हैं। अगर वो सही हो रहे हैं इस बार तो फिर ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए कल नतीजों को पुख्ता हो जाने के अंदर। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह आ चुके हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। देवेंद्र पराशर जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। देवेंद्र स्वागत आपका। और सचिन चौधरी जी खास तौर पर उड़ान लेकर के मुंबई से पहुंचे हैं, हमारे साथी, मुंबई के हमारे सहयोगी। और वो आए हैं इसलिए ताकि महाराष्ट्र के आपको जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन है, जो इनको पता चलिए वहां पर लोगों से बात करके, घूम के पूरे चुनाव में महीनों वो आपके सामने आज नतीजों से एक रात पहले वो बता दें। तो सर, ये जो मेरे महबूब तुझे पाने की रात आई है, मुरादों के पूरा होने की रात आई है, किसकी मुरादें पूरा होनी है ये आज आपको आज फाइनल बता देना। हम जो स्कूल में पढ़ते थे सर, तो हर एग्जाम में, अभी आपके साथ भी होता होगा, जब घंटी बजने वाली, 3 घंटे का पेपर होता था, और पेपर जब बजने वाला तब टीचर बोलती थी जो करेक्शन करना है अभी कर लो, कोई ग्रेस टाइम नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा किसी को। सर आज वही है। तो हम पर जो गुजरनी है वो एक बार गुजर जाए तो अच्छा है। तो कल अगर नहीं आना है तो कहिए, बोल दे। फिर मैं कल आना है तो जो करेक्शन करना हो आप लोगों को आज कर लीजिएगा। ये प्रोग्राम खत्म होते होते फाइनल डेटा दे देना है हमें। तो और आप ऐसे चुनाव के बारे में कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा मुझे लगता है कि हो रहा होगा कि आमतौर पे राजनीतिक दल सार्वजनिक तौर पे जो कहें, अंदर खाने उनको पता होता है कि क्या होने वाला है। इस बार के चुनाव में चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, किसी भी पक्ष को ये नहीं पता है कि हम जीत ही रहे हैं या हार ही रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब सच में इवन बीजेपी नहीं, कॉन्फिडेंस होना अलग चीज है। हाँ। लेकिन उसमें फिर राइडर रहता है कि कहीं ऐसा हो गया तो, एकदम से क्लियर कट जिसको कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, वैसा नहीं। हालांकि बीजेपी के बारे में महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एकदम से आ रहा है कि हाँ, हम लोग किसी भी हाल में 150-160 एनडीए रहेगा। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपने बारे में वो क्लेम कर रहे हैं कि रहेगा। जिस विदर्भ रीजन को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी सौरभ, उसके बारे में हमें बताया गया थोड़ी देर पहले भी, मैंने दोबारा क्रॉस चेक किया, वो श्योर हैं कि हमें 30 सीटें आ रही हैं विदर्भ रीजन से ही। और अगर विदर्भ से 30 आ रही है तो आप मान के चल सकते हैं कि बीजेपी फिर 100 जा रही है। तो वो एकदम से है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अगर और कुरी दिए तो एकदम से एक समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक चिंता है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन एक फर्क आपको एक बता दूं कि बीजेपी के मुख्यालय में उस तैयारी को एक पैमाना अगर आप माने तो हरियाणा वाले इलेक्शन में सर, बीजेपी में जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है, जो तैयारी की जाती है चुनावी दिन, नतीजों के दिन, उसमें पूरा प्रॉपर टेंट वेंट लगाया जाता है, जैसे शादी ब्याह में जैसा होता है खाने वाने का। हरियाणा में बहुत मामूली तौर पे एक दिन पहले रात में किया गया, सिर्फ ब्रेकफास्ट का किया गया, क्योंकि उनको पता था कि नतीजे खराब जाएंगे, लंच कराने की जरूरत नहीं। इस बार 3 दिन पहले से ही ये तैयारी शुरू है। मतलब आज ही सारी तैयारी वहां पे देखें तो सब कुछ हो चुका। मतलब उनके हिसाब से सब बम बम होना चाहिए सब कुछ, ऐसा अभी तक लग रहा है। तो जरा इधर शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र से हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। कल चुनाव से पहले हमारा भी ये फाइनल एक एनालिसिस आप समझ लीजिए जो हम करने जा रहे हैं। और आज थोड़ा हम अब तक रीजन वाइज करते हैं, आज थोड़ा रीजन के अंदर भी जाएंगे। लोकसभा सीट, विधानसभा सीटों की भी बात करेंगे। सचिन खासतौर पर इसलिए हमारे साथ हैं ताकि आपको सीट वाइज भी कुछ हम लोग इनसाइट जो है वो दे पाए। जैसे फर्स्ट उत्तर महाराष्ट्र से सचिन शुरू करते हैं। उत्तर महाराष्ट्र सब जानते हैं भाई बीजेपी का किला है, बीजेपी ने यहाँ हमेशा अच्छा किया। इवन लोकसभा चुनाव में जहां बैंड बज गया महायुति का, उसमें भी उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी ने अच्छा 2 सीटें उनकी नाक बचा ली वहां पर। 2 सीटें आई थी वहां पर, सिर्फ एक जलगांव की सीट और एक रावर की सीट, जिसपे रावर की सीट से रक्षा खड़से को यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी जी ने राज्य मंत्री बनाया है। वो 2 सीटों ने नाक बचा ली थी। और वहां पर नुकसान आदिवासी एरिया जो है, खासतौर पर नंदुरबार सीट हिना गावित जो हार गई थी, इस बार वो निर्दलीय खड़ी है। तो 36 सीटें हैं यहाँ पर। आपने जैसे बताया नंदुरबार, धुले, रावेर, जलगांव, धुले, डिंडोरी, ये सारे इलाके जो हैं वो इसके आते हैं। नासिक,
और बीजेपी यहाँ पर अच्छा करती है, इस चुनाव के हिसाब से बीजेपी को फर्म रहना चाहिए? 36 में से बीजेपी को, ऐसे मेरी जो बात हुई उनको, तो उनका ये कहना है कि करीबन 18 तक सीटें वो जीत पाएंगे इस इलाके में। 36 में से 18 यानी कि आधी सीटें वो जीत पाएंगे। और पिछली बार भी उन्होंने लगभग इसी तरह की सीटें वहां पर जीती 2019 में 13 जीती थी। हाँ, तो उससे उनका परफॉर्मेंस, उनका कहना कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लोकसभा से उन्होंने सबक लिया है। और विदर्भ और मुंबई रीजन, विदर्भ की करीबन 62 सीटें आती है और मुंबई की 36 और कोंकण रीजन की 39 सीट्स, ये अगर सीटें जोड़े, और ख़ास तौर पर जो मुंबई की सीटें, जो मुंबई में बढ़त हासिल कर लेता है, और अब हमने देखा कि 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, हम लोग आते हैं अलग जब रीजन पे आएंगे। आपका उत्तर महाराष्ट्र में मानना है बीजेपी 2019 से भी बेटर करेगी? उनका कहना है, उनका ये अनुमान है, क्योंकि उन्होंने जो पैच का इशू था, जैसे नासिक की और उनकी भारतीय पवार की सीट गंवानी पड़ी, वहाँ पर उन्होंने किसानों के लिए भी सुधार किया है, आदिवासियों में जो गलत मैसेज जा रहा था उसको भी सुधार किया है, दलितों में जो गलत मैसेज जा रहा था उसको भी सुधार किया है, और वहाँ पर जो ओबीसी का कॉम्बिनेशन है उसको बहुत मजबूत किया है। इसके कारण उनकी सीटें बढ़ेगी, ऐसा उनका अनुमान। ट्राइबल ओबीसी वाला इलाका, और इसी में आता है वो धुले, जिसके बारे में हर जगह अपनी रैली में कहा बीजेपी ने, और खासकर देवेंद्र फडणवीस ने, कि वोट जिहाद से हम हार गए। वही वाला है सर ये उत्तर महाराष्ट्र? नहीं, देखिए, इस चुनाव में बीजेपी जो भी उसको सही करना चाहिए था वो सब किया है। 2024 में जो गलत करना चाहिए था वो सब किया था। ये फर्क है दोनों चुनाव में। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, मैं पिछली बार भी कहा था, फिर कह रहा हूं, कि बीजेपी और आरएसएस का जो कोऑर्डिनेशन है वो एक तरह का गेम चेंजर है। क्योंकि वो ग्राउंड ऐसा है कि हम वोट देना चाहते हैं किसी पार्टी को, लेकिन उस पार्टी से हमें कोई कहने ही नहीं आ रहा है। हम घर पर बैठे हैं कि कोई कहने आए। देखिए, बहुत से वोटर्स की ये मानसिकता होती है कि कोई कहने तो आए, वो शिकायत करते हैं कि अरे कोई पूछने ही नहीं आया, तो क्यों जाते हैं हम? फिर बाद राजू श्रीवास्तव का चुटकुला याद आ गया मुझे। राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, लेकिन बड़े गजब के कॉमेडियन थे। शादी में फूफा नाराज हो जाता, जनरेटर बिगड़ गया, फूफा नाराज, अब जनरेटर ठीक ही नहीं हो पा रहा, फूफा करें, हम ठीक करा देते, कोई किसी ने कहा ही नहीं। तो ये बहुत होता है। तो ये जो क्षमता है संघ के लोगों में वोटर को निकालकर बूथ तक ले जाने की, वो इस बार हो रहा है। कोई राइडर लगाना है सर आपको, जैसे देवेंद्र ने कहा कि भाई सब कॉन्फिडेंस बीजेपी के अंदर है, लेकिन फिर कोई इफ बट आ ही जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। जिस तरह का फोकस्ड कैंपेन रहा है उसको देखते हुए नहीं लगता है कि कोई इफ एंड बट है। और दूसरी तरफ दोनों चीजें होती है ना, आपका फोकस कैंपेन रहा, अच्छा कैंपेन रहा, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा, लेकिन उधर क्या रहा? उधर भी अगर इसी तरह का है तो फिर मामला क्लोज हो जाता है। उधर बिखराव ज्यादा दिखाई दिया, उस तरफ जो है कोई फोकस नहीं दिखाई दिया। एंड तक सीटों पर लड़े, एंड तक मुख्यमंत्री के सवाल पर लड़े। नहीं, मुद्दा, कोई केंद्रीय मुद्दा नहीं था पूरे चुनाव का विपक्ष के पास, तो उसका नुकसान होता है जो लोकसभा में बीजेपी ने उठाया। दो चीजें होती हैं, नेता और नैरेटिव। बीजेपी के पास लोकसभा चुनाव में नेता था, नैरेटिव नहीं था। इस चुनाव में दोनों है। और उधर जो है कौन नेता है पहले तो यही तय हो, नैरेटिव कहीं दिखाई नहीं दिया। हमने उत्तर मुंबई की बात की, 36 सीटों वाला उत्तर मुंबई, ये मुफीद रहता है महायुति के लिए। ऐसे ही ठाणे कोंकण का इलाका है यहां पर, लेकिन टेस्ट जो है दोनों शिवसेनाओं के बीच होने वाला है। देवेंद्र के पास में जा रहा हूं, शिवसेनाओं को लेकर के एक जो एनालिसिस अभी एग्जिट पोल में जो डेटा किसी ने दिया, क्योंकि चर्चित है, एक्सेस में इंडिया चर्चित पोल रहता है, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, गलत सही की जिम्मेदारी नहीं है हमारी। लेकिन उन्होंने इस बार कहा कि भाई शिवसेनाओं में कुल 51 सीटों पर सीधी टक्कर है, 58, और शिवसेना का वोट जो डिवाइड हो रहा है उनके हिसाब से 58% उद्धव मिल सकता है शिंदे सेना को, और 36% मिलना चाहिए उद्धव बाला साहब सेना को। मतलब बिल्कुल क्लियर है उनके हिसाब से तो, कि जो विरासत की बात है बाला साहब की, वो शिंदे साहब के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। सीटों में शिवसेना शिंदे 35 और शिवसेना यूबीटी 16। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं ओवरऑल। ठाणे कोंकण में भी फिर ये तो लागू होना चाहिए ना। जैसे एक सैंपल उठाकर सर उस इलाके को देखें आगे, ठाणे रीजन में 11 विधानसभा सीटों में जो शिंदे का इलाका है, उन्हें 11 में ही वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है 5 से 10% तक अलग अलग विधानसभा सीटों पे। अब आप सोचिए कि क्या ये हो सकता है कि किसी नाराज़गी की वजह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हो? शिंदे मुख्यमंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में क्या इतने नाराज़ हो सकते हैं?
एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि नहीं, शिंदे की लोकप्रियता के चलते, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत लोगों को ओबलाइज किया, जो कि उनकी प्रवृत्ति भी है ओबलाइज करने की, उसके चलते ये हुआ होगा। तो ज़्यादा लॉजिकल बात तो यही समझ में आती है ना कि क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, ज़्यादा जोर शोर से लगे रहे इस चुनाव में, तो इसके लिए वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ होगा, क्योंकि लोग उनको देखना चाहते होंगे फिर से मुख्यमंत्री के तौर पे। और एक्सेसिबल है सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। तो ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का जो एक रहस्य है ना, उसको ऐसे ऐसे सैंपल अगर उठा के आप देखें तो उसमें समझ में आ सकता है। और ठाणे या कोंकण, इन दोनों ही रीजन में बीजेपी गठबंधन बहुत अच्छा करने वाली पालघर, है। भिवंडी, कल्याण, इसके अलावा रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मावल। जैसे पालघर में वोटिंग प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 6-7% से ज़्यादा बढ़ा है पिछली बार की तुलना में। तो ये इन सारे इलाकों में जो वोटिंग प्रतिशत का बढ़ावा है, अगर माना जाए तो वो तर्क ज़्यादा समझ में आता है कि शायद जो नैरेटिव चलाया गठ महायुति ने, बटेंगे तो कटेंगे। एक दिलचस्प चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जिन दलित नेताओं को वहाँ पे लगाया गया था, इस बार लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए बीजेपी ने महाराष्ट्र से बाहर के भी दलित नेताओं को, जो बड़े नेता हैं, कि आप जाइए और छोटे छोटे पॉकेट्स में छोटे छोटे सम्मेलन 50, 100, 200 लोगों का करके और उनको आप अपना स्पीच दें, समझाएं कि संविधान को लेके जो हमारी आस्था है, नरेंद्र मोदी की आस्था है, वो कई गुना ज़्यादा बड़ी है कांग्रेस की तुलना में। उन लोगों का ये कहना था कि जिन जिन बैठकों में हम जाते हैं, जैसे इस तरह की बात शुरू करते हैं, उससे ज़्यादा उनको ये सुनने में दिलचस्पी है कि बटेंगे तो कटेंगे। इस पे बोलो। तो इस पे बोलो। और बोले कि फिर हमें अपना स्पीच चेंज करना पड़ा। उन्होंने बताया, बाकायदा ये बताया भी कि फिर हमने ये नैरेटिव दिया कि जब हमारे धर्म के ऊपर प्रहार हुआ, हम बदलने को तैयार नहीं हुए, तो जो शक्तियां बदलवाना चाहती थी उन्होंने हमें स्वच्छता, सफाई, ऐसे कामों में, तुच्छ कामों में लगाया ताकि हमारे ऊपर दबाव पड़े और हम बदल जाएं। जब तब हम नहीं बदले, तब हिंदुत्व के लिए खड़े रहे, तो आज क्यों नहीं खड़े हो सकते? ऐसे नैरेटिव के साथ है। तो दो रीजन की हमने बात की, उत्तर महाराष्ट्र, ठाणे, ये बीजेपी गठबंधन के लिए अच्छे रहने वाले हैं और इस बार चुनाव में अभी तक जो आपने बात समझी, उनको 2019 से भी बेटर करना चाहिए। पश्चिम महाराष्ट्र, ये जो एनसीपी है, जो दो खेमों में बट गई, उसका इम्तिहान है। अब इनके बारे में क्या कहता है? इनके बारे में जो एक्सिस बैंक इंडिया का सर्वे है, वो ये कह रहा है कि एनसीपी में वोट ज्यादा शरद पवार वाली एनसीपी को जाना चाहिए 49%, इधर अजीत पवार को 43%, लेकिन 41 सीटों की सीधी टक्कर में आगे दिखाई देते हैं इसमें अजीत पवार। रीजन में मैं बात कर रहा हूं पश्चिम महाराष्ट्र की, शिरूर, बारामती, पुणे, शिरडी, अहमदनगर, माढ़ा, सोलापुर, सतारा, कोल्हापुर, ये इलाके। जी सर, वहाँ पर एक तो शरद पवार को घेरे रखा महायुति ने, शरद पवार को बारामती तक, क्योंकि अजीत पवार वहाँ से लड़े और वो लड़ाई बारामती की सिर्फ अजीत पवार और योगेंद्र पवार की नहीं, वो लड़ाई शरद पवार वर्सेस अजीत पवार की लड़ाई है। तो शरद पवार ज़्यादा, हम देखते कि पश्चिम महाराष्ट्र का एक वक्त में बहुत बड़ा गढ़ होता था, लेकिन उनको वहाँ पर बांधे रखा है। और आप पहले बताइए, इससे आप सहमत हैं कि वोट का बंटवारा दोनों चाचा भतीजे में लगभग बराबर बराबर का होगा? इस बार ऐसा बीजेपी का एक आकलन है और एनसीपी का भी आकलन है। मेरी कुछ कल एनसीपी के नेताओं से बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि कुछ लोगों का ये कहना था कि अजीत पवार को 20 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन उनका एक अंदाज़ा है कि अजीत पवार को 25 या उससे ज़्यादा भी सीटें मिल सकती है, क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी की ताकत अजीत पवार के पीछे इस बार खड़ी रही है काफ़ी बड़ी तादाद में। अगर हम सातारा ज़िले की बात करें या फिर सांगली ज़िले की बात, कोल्हापुर में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है महाराष्ट्र में, करीबन 75% तक वहाँ पर वोटिंग हुई है। और पिछली बार वहाँ पर कांग्रेस की सीटें काफ़ी अच्छी तादाद में आई थी। और पुणे, अगर हम रीजन करें, पुणे रीजन की जो सीटें, 21 सीटें कुल मिलाकर, तो वहाँ पर एनसीपी की 10 सीटें आई थी। तो उस इलाके में बीजेपी की 8 सीटें आई थी वहाँ पर और एनसीपी की 10 सीटें आई थी। तो उस रीजन पर इस बार जो है बीजेपी ने और एनसीपी ने मिलकर वहां पर काफी काम किया है। बीजेपी, एनसीपी, शरद पवार कांग्रेस को अच्छी टक्कर वहां पर देंगे। ये 66 सीटें हैं। ऑलराइट, अगली रीजन पर मैं जा रहा हूं सर, ये है मराठवाड़ा, जहां बिल्कुल वाइप आउट हो गई थी भारतीय जनता पार्टी। शिंदे साहब को 1 सीट मिली लोकसभा के अंदर। मराठवाड़ा में 48 सीटें आती है। हिंगोली, नांदेड़, परभणी, जालना, औरंगाबाद, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, ये है सर मराठवाड़ा। तो पवार्स की बात भी हो जाए और मराठवाड़ा की बात भी हो जाए, यहाँ भी जोर है। पवार्स का मतलब, अजीत पवार की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो बड़ा साफ दिखाई देता है कि बीजेपी का जो कैडर था वो अजीत पवार के साथ नहीं गया और अपनी पार्टी से भी नाराजगी थी कि इनको लिया क्यों। ऐसा लगता है, अगर ये आंकड़े सही निकलते हैं तो इसका मतलब है वो नाराजगी दूर हो गई है। सबके मन में ये बात ये आई कि अगर सरकार लौटेगी तो बाकी झगड़े बाद में निपटाते रहेंगे। अभी जो प्राथमिकता है, जो उद्देश्य है कि वो महायुति की सरकार फिर से बने
और उसके लिए तीनों पार्टियों के बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, वोट ट्रांसफर जरूरी है। तो वोट ट्रांसफर अगर बीजेपी का और एकनाथ शिंदे का, दोनों का अजीत पवार को होता है, तो अजीत पवार शरद पवार से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि वहां किसका कितना वोट ट्रांसफर होगा आप जानते नहीं। लोकसभा में आपने क्या बताया, बीजेपी का वोट अजीत पवार को गया है? नहीं गया। और अजीत पवार का इधर ऐसा है कि पूरी जिंदगी बीजेपी का कार्यकर्ता जो है एनसीपी से लड़ा है, शरद पवार से लड़ा है, ठीक है, और वही हालत जो है शिवसेना की रही है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों पार्टियों का वोट जो है वो अजीत पवार को ट्रांसफर नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। शरद पवार अजीत पवार की डायरेक्ट लड़ाई में आप ये मानने के लिए मान सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि अजीत पवार को ज्यादा सीटें आ जाएं? क्योंकि सीटें मतलब ये दायरा कम है, विधानसभा सीट है, छोटा इलाका है, तो ये मैनेजमेंट जो है अजीत पवार बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जो संगठन का काम किया है, जिन लोगों को ओबलाइज किया है, उनके ओबलाइज किए हुए लोगों की संख्या बहुत है। तो ये छोटे छोटे लोग जो छोटे लोग मतलब मेरा मतलब है प्रभाव की दृष्टि से जो छोटे हैं, उनके जुड़ने से ये फायदा मिल सकता है अजीत पवार को। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी और शिवसेना के वोट ट्रांसफर का उनको मिलेगा। ठीक है सर, अब मुंबई की बात कर लेते हैं। 36 सीटों वाली मुंबई, यहां भी दोनों शिवसेना की टक्कर है। हम लोग अभी बात की कि ऐसा सर्वेस बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को ज्यादा वोट मिलना चाहिए जहां दोनों की फाइट होती है। तो मुंबई में उद्धव ठाकरे का असल इम्तिहान होगा। निश्चित तौर पर सौरभ, जितनी उनकी उम्मीदें हैं वो मुंबई के हिसाब से ही हैं कि वहाँ पे वो कितना बेहतर कर पाते हैं। और वहाँ भी शिंदे के साथ, शिंदे की जिम्मेदारी बस ये होगी कि सेना का जो वोट बैंक है उसमें आप सेंधमारी कर लें। बाकी बीजेपी की ताकत मुंबई में बहुत ज़्यादा है और उस लिहाज से वो आपको सपोर्ट सिस्टम देगी, फिर वो सीटें निकलेगी। और वहाँ पे कोई बहुत चिंता वाली चीज़ें नज़र नहीं आ रही बीजेपी के लिहाज से। उद्धव ठाकरे खेमे से ज़रूर चिंता की नज़र वो आ रही है कि क्या वाकई उन लोगों ने उतनी ताकत ग्राउंड पे लगाई, क्योंकि उनका सिस्टम उस रूप में काम करता नज़र नहीं आया। अब देखें तो पिछले 2-2.5 सालों में आदित्य ठाकरे को एकदम से उद्धव ठाकरे ना भी निकल पाए स्वास्थ्य की वजह से। आदित्य ठाकरे को बहुत संघर्ष करना चाहिए था ज़मीन पे, लेकिन वो काम उन्होंने किया नहीं। जाहिर तौर पे ग्राउंड पे आपने वो ढांचा तैयार नहीं किया। दूसरी तरफ आपके लोगों को तोड़ने के लिए शिंदे ने पूरी ताकत लगा रखी थी। छोटे छोटे लेवल पे जब आप लोगों को तोड़ना शुरू करते हैं, तोड़ते इस लिहाज से हैं कि आप उनको मोबिलाइज करना शुरू करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री मैं हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ करा सकता हूँ लोगों के लिए, अपने क्षेत्र में लोगों के लिए कर सकते हो। उस काम को उन्होंने बखूबी किया है। तो वो एक गैप जो होना चाहिए, वो गैप ऐसा लग रहा है कि अपने पक्ष में उन्होंने टिल्ट किया है। और एक लाइन एक जरूर बताऊं कि शरद पवार अजीत पवार के मामले में अगर आप देखें तो अभी तक का जो आकलन उसमें ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार कमजोर कड़ी साबित होंगे। हाँ। और शरद पवार की जो रैलियां हुई हैं ना, वो मैसिव, उसमें करंट दिखता था। तो वो एक चिंता की लकीरें जरूर है इस खेमे में कि अजीत पवार शायद थोड़े आपके लिहाज से आज भी शरद पवार भतीजे पर भारी है। हाँ। ऑलराइट, ठीक। अब आखिरी विदर्भ रीजन की हम लोग बात कर लेते हैं। विदर्भ चिंता है, बड़ी चिंता बीजेपी की लोकसभा में रही थी, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो बीजेपी ने यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। 66 सीटें आती हैं बीजेपी को, 28 सीटें यहाँ पर मिली थी, कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी। बड़ा दुगने का गैप है, अंतर है। बीजेपी रिपीट कर सकती है विदर्भ 2019? कर सकती है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देखें तो नितिन गडकरी ने विदर्भ को ही संभाल के रखा है। नितिन गडकरी ने सबसे ज़्यादा रैलीज विदर्भ के इलाके में की है। चंद्रशेखर बावनकुळे ओबीसी नेता आते हैं और पिछले चुनाव में 2019 में उनका टिकट कटा तो सौरव करीबन 1 दर्जन सीटों पर उनको नुकसान झेलना पड़ा था। वो सीटें हारी थी बीजेपी उसी रीजन में, नहीं तो बीजेपी की सीटें 29 से और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। इस बार चंद्रशेखर बावनकुळे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उन्होंने वो जो पूर्वी विदर्भ का इलाका है उसको बांध के रखा, वहाँ पर पूरी अपनी ताकत झोंक दी। देवेंद्र फडणवीस हर तीसरे चौथे दिन विदर्भ जाते थे। तो ये तीनों नेताओं ने मिलकर वहाँ पर विदर्भ को काफ़ी जो डैमेज हुआ था लोकसभाओं में उसको संभाल के रखा। आदिवासी, दलित और कुनबी, इन वोटों का जो नुकसान हुआ था वहाँ पर उन्होंने करेक्शन कराया। खासतौर पर जो हिंदू, जो बौद्ध है, उनमें जो एक नैरेटिव सेट हुआ था कि संविधान बदलने का, उसको उल्टा उन्होंने कांग्रेस पर उस नैरेटिव को कांग्रेस पर ही पलटा दिया। जिस तरह से नाना पटोले का बयान आया और राहुल गांधी का बयान आया, उसको मुद्दा बनाए, तो वो विषय उन्होंने वहाँ पर ख़त्म कर दिया। बावनकुळे ओबीसी है, कुनबी का जो फैक्टर है, वहाँ पर नाना पटोले कुनबी की और ओबीसी की बात चलाते रहे थे और ओबीसी और कुनबी पर ही कांग्रेस का ज़्यादा फोकस है, किसानों पर। किसानों की बात भी वहाँ इस बार बीजेपी ने की है। तो उनका ऐसा कहना है कि जो पिछली बार जो गलतियां हुई थी उन्होंने उनको सुधारा है। 3 बड़े नेता उस रीजन पर फोकस किए हुए थे और जो पश्चिमी विदर्भ का रीजन है वहाँ पर शिंदे
का थोड़ा होल्ड है वहाँ पर। शिंदे और बीजेपी दोनों ने मिलकर वहाँ पर फोकस किया है। इसके कारण पिछली बार की सीटें कम से कम उतनी सीटें तो वो वहाँ पर मेंटेन करके रखेंगे, ऐसा उनका एक आकलन है। तो उत्तर महाराष्ट्र, ठाणे कोंकण, किरण रिजिजू का बड़ा योगदान, खासतौर से बौद्ध दलित जो है, जिक्र एक बार देवेंद्र कर रहे थे, देवेंद्र ने एक बार जिक्र किया था कि उनको किस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने लगाया। वो बोल क्या रहे थे वहाँ पर? वहाँ जाकर वो बोल रहे थे कि कांग्रेस के राज में अल्पसंख्यक मंत्रालय में का इंचार्ज या मंत्री जो है हमेशा मुसलमान होता था। पहली बार नरेंद्र मोदी ने किसी बौद्ध को बनाया, तो आप क्या चाहते हैं कि फिर से जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है मुसलमानों के हाथ में चला जाए, या बौद्ध को जो मिला और जिस तरह का ट्रीटमेंट जो है हमारे समाज को दिया है नरेंद्र मोदी ने, वो चाहते हैं। तो ये उन लोगों की बात समझ में आई। उन लोगों ने बताया कि 8-8, 10-10, 12-12 वीडियो दिखाए गए किस तरह से कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। बोले उसका असर हुआ हमारे ऊपर। विदर्भ में 28 पिछली बार था बीजेपी के पास। इस बार उनका जो फीडबैक है और वोटिंग के बाद का फीडबैक, उसमें वो 30 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं कि 30 सीट तक 19 से बेहतर बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है। हाँ, उससे बेहतर। अब पिछली बार के 19 वाले चुनाव में जैसे बावनकुले के इन्होंने बताया ना कि टिकट कटा था, टिकट कटने से ज़्यादा नुकसानदायक ये हो गया कि मैसेज गया, जो कि हकीकत भी थी, कि देवेंद्र फडणवीस ने टिकट कटवा दिया। ओके, और देवेंद्र फडणवीस उस समय ड्राइविंग सीट पे थे, तो जाहिर तौर पे बावनकुले के लोगों को नहीं ये समझ में आया कि इस बार तो हिसाब चुका ही देना है इनको, तो उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार एकदम से सेम पेज पे नजर आया, उनको समझ में आ गया कि हाँ डैमेज हुआ है। फडणवीस ने भी कोशिश किया और गडकरी ने जो 74 रैलियां की इस बार के चुनाव में, अधिकांश उसमें विदर्भ में ही है। तो उत्तर महाराष्ट्र, ठाणे, कोंकण, मुंबई, ये क्लियरली मायावती के पक्ष में जाते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इवन विदर्भ भी कह सकते हैं इसमें। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र, यहाँ पर लड़ाई कांटे की लड़ाई होगी। हो सकती अपनी सीटें बरकरार रखने की उनकी एक कोशिश होगी वहां पर, मायावती कम से कम चाहे वो अजित पवार के माध्यम से हो या फिर एकनाथ शिंदे के माध्यम से हो। तो ये आपके सामने महाराष्ट्र का आज हमारा फाइनल एनालिसिस था व्यूअर्स, और इसमें ऐसा लग रहा है कि मायावती को 145 के करीब पहुंचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सचिन, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हुए मैं झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात आपसे करना चाहूंगा। हमारे साथ शांतनु गुप्ता ही जुड़ रहे हैं। सचिन, शुक्रिया। शांतनु जी आइए, बहुत स्वागत। मेरे दोस्त आ चुके हैं प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं आप लोग? तो जरा आपके 2 शब्द पहले महाराष्ट्र पर ही हो जाएं। देखिए, मैं इसे देख रहा था, मैंने योगी जी का चेहरा केवल उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए लगाया है कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए भी लगाया? नहीं, झारखंड, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र के आप जब भी आप ट्विटर में देखें तो इतने पोस्टर है जिसमें नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और योगी जी के पोस्टर लगे। तो ये जो चुनाव नैरेटिव जो बदला, जो हरियाणा से शुरू हुआ, बटेंगे दो कटेंगे, और उसके वेरियस वर्जन बन गए, मेरे ख्याल से ये इसका एक तार रहा। और दूसरी तरफ से उलेमाओं से लेकर सज्जाद नोमानी ने उसमें और आग में घी डालने का काम किया। तो ये चुनाव में ये तो एक मूल लाइन है ही है, और वो उत्तर प्रदेश में भी दिख रही है। उत्तर प्रदेश में भी दिख रही है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी। कहीं मतलब ऑपोजिशन वालों को लग रहा हो कि भाई नोमानी साहब ने हमारा कहीं उल्टा ही तो नहीं गेम कर दिया। और नोमानी साहब जितने वोकल वो रहे और जितना दिखे इस चुनाव में, और उन्होंने कहा कि हमने हर सीट का सर्वे कराया है, एक परसेंटेज हमारी रिसर्च टीम है। तो आपको लगा इतना नोमानी साहब अरे वो डिफेंसिव हुए, इसका सबूत यह है कि उनको बाद में ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि ये सब मैंने किया है, मेरी अपील है, मेरी रिसर्च है, इसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। पोलराइजेशन के लिए बीजेपी हमेशा चाहती है ऐसा कि दूसरे पक्ष से कोई एग्रेसिव होके आए। उत्तर प्रदेश में अगर मुल्ला मुलायम न बनाया होता है मुलायम सिंह यादव को, तो बीजेपी को उतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। तो आपको हमेशा जो है वो कहावत है कि अगर आपका दुश्मन नहीं है तो दुश्मन आपको क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और उसमें फिर एक नहीं था, और यहाँ तो बने बनाए बैठे थे। उसमें उलेमा बोर्ड ने कहा, अबू आजमी के जो स्टेटमेंट देखे, अबू आजमी ऐसे लोगों से मिलने गए जो जेल में थे, तो एक आध सिग्नल नहीं था। सज्जाद नोमानी केवल अकेले। तो फाइनल रन में आपके हिसाब से ये वर्क किया बीजेपी के लिए? बिल्कुल वर्क करा बीजेपी के लिए, कि उसको लगा कि जो कटेंगे जो बटेंगे बोल रहे हैं वो केवल बांग्लादेश का उदाहरण नहीं, वो दिख रहा है हमें सामने। वो तो चार्टर रख लेंगे, इसको छोड़ दो, वक्फ को ऐसा कर दो, वो बिल्कुल मुस्लिम चार्टर दे रहे हैं, जैसे हम जिन्ना के समय सुना करते तभी मानूंगा मैं तो बिल्कुल और बटेंगे तो कटेंगे की जन्मभूमि में, यूपी में। देखिए, यूपी में तो 9 सीटें हैं, उसमें 3 सीट भाजपा के पास थी, 4 सीट सपा के पास थी, 1 सीट आरएलडी के पास, एक निषाद पार्टी के पास, एक निषाद पार्टी के साथ भाजपा के साथ रह के थी, एक आरएलडी के साथ सपा के साथ रह के थी। उसे इस खाने में गिनी। कई लोग इसे कह रहे हैं तो भाजपा की सीट है आरएलडी के साथ, ठीक कह रहे हैं। तो 4-5 था। इसके ऊपर से एक भी सीट आती है तो गेन है। वो टिपिकल बड़ी स्टैंडर्ड सपा की सीट है। मिल्कीपुर पर चुनाव नहीं हुआ अभी। 9 में 5 आ जाएंगी बीजेपी को। मैं कह 9 में 5 भी आती है तो गेन है, क्योंकि अभी 4-5 है, 4 बीजेपी 5 सपा।
गठबंधन 5 भी आती हैं, 6 आती हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह और से जिस देख रहा तरीके से समाजवादी पार्टी रीपोलिंग की मांग कर रही है वो क्या दिखा रहा है? बिल्कुल, वो तो समझ में आ रहा है कि ग्राउंड से जो फीडबैक है वो उनको अगेंस्ट है। बार बार ये कहना है कि चुनाव को खुद ही रद्द कर देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को ऐसा कर देना चाहिए। इलेक्शन में अगर सपा शासन के दौर के इलेक्शन की याद करें आप, उस दौर में क्या क्या होता था, कैसी कैसी तस्वीरें नज़र आती थी, और आज के दौर के इलेक्शन कमीशन के चुनाव कराने को देखें तो उसमें आज तो आपको बहुत बेहतर तस्वीर नज़र आएगी। निश्चित तौर पे कुछ एवरेशन नज़र आ रहे थे, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके आधार पर ये सारी चीज़ों को कहने से ये समझ में आ रहा है कि शायद वो अरे कॉन्फिडेंस। एक बात सर कर ही लें, वो जो सब लोग, आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें पुलिस वाला पिस्तौल दिखा रहा है और 2 औरतें वहां पर खड़ी हैं, मैंने देखा और ट्विटर भरा पड़ा है उसी वीडियो से। तमिल, कन्नड़ा सब लोगों ने लैंग्वेज में लिख के डीएम के ने डाले हैं। कहाँ वो नहीं गया, और उन्हीं 2 औरतों के ऊपर FIR भी हो गई। तो इस पर भी जो है सब लोग कि भाई एक तो वो उसको डरा रहे हो, औरतों को डरा रहे हो, और उन्हीं पर केस भी कर रहे हो। उसकी हकीकत पता चलनी चाहिए। वो शाम तक पूरा वो वीडियो आधा आया। है। हाँ बिल्कुल, जो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे, पूरे उसके बारे में पता करेंगे, तो पुलिस वालों पर पथराव हुआ। पथराव उसके की बाद वीडियो है, पुलिस एक्शन ले महिलाओं को आगे खड़ा कर दिया। मीरापुर है ना ये? बिल्कुल हाँ, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फर। तो इसलिए जो है वो जो हवा में लहरा रहे हैं पिस्तौल, पुलिस ऑफिसर दिख रहा है, वो दरअसल जो है उन लोगों को पीछे हटाने की एक पथराव बंद हो ये। तो ऐसा नहीं है कि उनको गोली मारने जा रहे थे या धमका रहे थे कि चले जाओ। सर मेरी नजर पहली पता है किस बात पे गई, आप भी गौर कीजिएगा उस वीडियो के अंदर, पुलिस वाले ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। भाई इलेक्शन ड्यूटी में बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहनेगा कोई नहीं, पुलिस वाला? उसके सौरभ जो प्रदीप जी बता रहे हैं उसके पहले के वीडियो में काफी देर तक पथराव चल रहा है, धड़ आवाजें आ रही हैं, पुलिस का बड़ा एक हुजूम है और उनको पीछे खदेड़ रहे हैं, और फिर एकदम से आपको ऑल ऑफ अ सडन महिलाएं दिखने लगती हैं। वो बिल्कुल महिलाओं को आगे कर दिया, जो पुरानी तरीका है, चाहे वो शाहीन बाग हो, पर चाहे वो सोचिए आप, तो ये बताइए कि किसी धार्मिक जुलूस में किसी पर क्यों गोली चलनी चाहिए? सही बात है। तो अगर गोली चल सकती है बहराइच में इस तरह से एक निर्दोष आदमी के, आप उसका विरोध कर सकते हैं, उसके खिलाफ FIR करा सकते हैं, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन आप गोली मार देंगे तो ये अगर ये मतलब ऐसा तो है नहीं कि झगड़ा हो रहा था अचानक आपको गुस्सा आया, ये सब प्लान ढंग से हुआ। तो जिस तरह की प्लानिंग है उसमें ये मतलब मान लीजिए कि उस पुलिस वाले को गोली लग जाती, कोई मार देता, तो क्या होता कि बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहने थे? हम ही लोग सवाल उठाते कि भाई जब आपको मालूम था कि टेंशन है, ऐसी सिचुएशन है, तो क्यों सेक्रीफाइस करेंगे पुलिस वाले? मैं तो उसी सेंस में कह रहा हूं कि वहां कुछ ऐसा माहौल बना होगा ना कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के गया पुलिस वाला। और पुलिस ने बाद में दोनों वीडियो भी दिया है, कंप्लीट वीडियो भी दिया है, इनकम्प्लीट वीडियो और कंप्लीट वीडियो। तो ये मीरापुर मुजफ्फरनगर वाली जो RLD के पास थी, सीसामऊ कानपुर वाली और कुंदर की मुरादाबाद की, तीनों मुस्लिम बहुल सीट है, तीनों पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। तो ये तीनों भी इधर आ जाएं बीजेपी के पक्ष में, मुमकिन है या इनमें से कोई? नहीं, ऐसा मुश्किल होगा, क्योंकि शोर इन्हीं पर मचा रही है। मीरापुर में दिक्कत नहीं होगी, मीरापुर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे तो आना चाहिए बीजेपी गठबंधन के पास वो RLD वाली सीट, लेकिन बाकी 2 में मुश्किल होगा। लेकिन जैसा कि पहले शांतनु जी ने बताया कि पिछली बार क्योंकि जो सीटें थीं उनमें इजाफा होने के पूरे संकेत है, और जो ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि 5 से 6 तक एनडीए रहेगा, मतलब बीजेपी और RLD दोनों मिला के 5 या 6 रहेगा, और वो 6-3 या 7-2। हाँ, मैं देख लेते ना। सीसामऊ आपने कहा मुश्किल है इधर आना, ये भी सपा के पास थी। कटहरी जो है नहीं, उल्टा चलिए ना। अच्छा। सपा जो श्योर है मानकर चलिए, ठीक है। करहल, हाँ, सपा जीत रही है, मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन जीतने करम में कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ठीक है। सीसामऊ में सपा जीत सकती है। बाकी किसी सीट के बारे में आप नहीं कह सकते कि ये सीट सपा जीत ही सकती है या जीत ही रही है। अच्छा, हाँ, तो उसमें कटेरी भी शामिल कर रहा हूं मैं। अच्छा, कटहरी भी आप उसी के अंदर वहीं से मान रहे 7-2 बन रहा है। हाँ। तो 7-2 6-3 ये 2 बड़ी संभावना हैं। है। अंबेडकर नगर वाली सीट है ना और कटहरी। सीसामऊ जो है वो भी कैंडिडेट ठीक नहीं है। कैंडिडेट को लेकर शिकायतें हैं बीजेपी के अंदर भी, और बीजेपी की अपनी जो थी फूलपुर, गाजियाबाद, खैर, अलीगढ़ वाली, इनमें कहीं कोई मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके हिसाब से 7-2 भी हो सकता है। बार-बार कहना चाहिए गाजियाबाद में 6-3 पोलिंग इतनी कम हुई है, वो मेरे ख्याल से गाजियाबाद के लोग अगर सुन रहे हो तो भाई बाहर तो निकली है, पोलिंग यूपी तो का करी। मुंबई है। 33% भाई, 33%। यूपी का मुंबई मुंबई है। का ग्रैंडफादर है भाई। ग्रैंडफादर है, गाजियाबाद क्यों रिकॉर्ड बना रहा है? 33% पोलिंग, मतलब म्युनिसिपल चुनाव में इससे ज्यादा हो जाती है। चलिए, तो उपचुनाव की बात खत्म करते हुए बीजेपी 5+, 9 में 5+ होनी चाहिए आपके हिसाब से भी, आपके हिसाब से भी मुमकिन है 5+ हो जाए। तो ये एक मतलब एक
बड़ी बहस को सेटल कर देगा ये। जैसा प्रदीप जी ने कहा था कि ये यूपी का उपचुनाव क्यों महत्वपूर्ण है कि यूपी में लोकसभा में जो समाजवादी पार्टी को सीटें मिल गई वो एक बार की होने वाली घटना थी, बार बार नहीं होगी। बीजेपी को ये साबित करना है, इसीलिए उसको ये उपचुनाव जीतना है और अच्छे से जीतना है। अब आइए जरा झारखंड की बात कर लेते हैं। जितने एग्जिट पोल हुए ज्यादातर ने महाराष्ट्र में बीजेपी को, मायावती को आगे दिखाया, सरकार बनाते हुए दिखाया है। झारखंड में एग्जिट पोल भी बराबर बराबर पर बटे हुए हैं। मतलब अगर आप मैंने 8 देखे कहीं तो 8 में 4-4 था। ऐसा क्यों है? झारखंड को तो श्योर शॉट मान रहे थे इधर बीजेपी के लिए। झारखंड को अगर 2 महीना पहले के झारखंड के चश्मे से आप देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि बहुत बुरी स्थिति थी बीजेपी की। 6 महीने पहले बहुत अच्छी थी, 6-8 महीना पहले हेमंत सोरेन के जेल जाने के साथ बीजेपी की समस्याएं शुरू हो गई। हेमंत सोरेन के अनुपस्थिति में इस घटना ने एक नई लीडर को जन्म दे दिया, कल्पना सोरेन, जो कि बहुत कुशल वक्ता हैं, लीडर बन गई वो ज़बरदस्त। हेमंत सोरेन से ज़्यादा भीड़ आ रही थी उनकी कार्यक्रमों में, और बोलती बहुत अच्छा हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला, अच्छा बोलने वाली, इंप्रेसिव अंदाज है उनका, व्यक्तित्व तो बड़ा अच्छा। तो उस कंडीशन में यूथ और महिलाओं के भीतर उन्होंने जेएमएम के सपोर्टर के भीतर एक अच्छा करंट पैदा किया। और वो बीजेपी की समस्या थी। दूसरी बात, हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर निकले, कोर्ट की तरफ से वो टिप्पणी आ गई, कोर्ट ने जब बेल दिया कि भाई इनके खिलाफ कुछ ऐसा है नहीं। इन सारी चीज़ों ने बीजेपी को समस्याएं दी। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी का प्रदेश अध्यक्ष होना, एक तरह से वो निष्क्रिय से अध्यक्ष हैं, बीजेपी का संगठन सो रहा था। लेकिन जैसे ही शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे पहुँचे, हेमंत बिस्वा शर्मा पहुँचे, पिछले 2-3 महीने में नैरेटिव को एकदम से इन लोगों ने बहुत तेज़ी से चेंज किया। इस बार के वोटिंग के बाद के चुनाव के नतीजों को देखें तो जो आकलन है दोनों पक्ष में, वो मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वर्स्ट कंडीशन में 38 सीट, बेस्ट कंडीशन में 45 सीट चाहिए, 42 आपके 41 चाहिए, 41 चाहिए, और बेस्ट में 45। ये एलाइज के अलावा आजसू की जो सीटें आएंगी वो 3 से 5 आएंगी। बीजेपी अपनी मान रही है, अपनी 38 से 45। ओके, वर्स्ट 38, बेस्ट 45। आजसू के लिए 3 से 5 10 सीट पे लड़ रहा है। जेएमएम कह रहा हूँ, जेडीयू 1 सीट। और दूसरी तरफ इनकी जो समस्या है वो ये कि एक डर अगर आप देखें तो इस बार 81 में से 68 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर महिला वोटर्स पुरुषों के मुकाबले 4 से 5% ज़्यादा। हालांकि 2005 में जब झारखंड का चुनाव शुरू हुआ उसके बाद से किसी भी चुनाव को अगर आप देखेंगे तो उसमें महिला वोटर्स पुरुषों से ज़्यादा वहाँ वोट करती हैं, लेकिन फासला इतना बड़ा नहीं रहता था। तो वो एक राइडर बीजेपी के रणनीतिकार ये समझ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि जो मैया सम्मान योजना जो है ये उसका असर 1000 रुपया जो हेमंत सोरेन सरकार दे रही है, लेकिन उसके काउंटर के तौर पे वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने एक गोगो दीदी स्कीम लॉन्च किया था। न सिर्फ स्कीम लॉन्च किया बल्कि छत्तीसगढ़ पैटर्न पे 80 लाख फॉर्म भरवा लिए गए उन महिलाओं से कि आपको मैया सम्मान योजना सरकार दे रही है हेमंत सोरेन की 1000 रुपया, गोगो दीदी योजना प्रॉमिस की है बीजेपी ने 2100 रुपया, जो देवेंद्र बता रहे हैं उसके फॉर्म भरवा लिए ऑलरेडी। और गोगो संथाल में माँ को कहते हैं। तो और फॉर्म भरवा लिए गए, और फॉर्म भरवाने के साथ हर एक कार्यकर्ता ये बता रहा था कि ये जो सिर्फ 1000 दे रहे हैं ना, जब हम आएंगे तो हम इसको 2000 करेंगे, 2500 करेंगे, इस तरह की बात का। बस आपको फॉर्म भरना है और आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो उन महिलाओं के अंदर एक पहला नैरेटिव ये गया कि हमारा पैसा जो मिल रहा है तो ज़्यादा मिलेगा। फिर ये कहा गया कि ये तो 5 साल में देना था ना, अब सरकार खत्म हो रही है तब ये दे रहे हैं। तीसरी चीज़ कि झारखंड में पिछले 5-6 महीनों में विधवा पेंशन वगैरह जो चीज़ें थी वो नहीं मिल रही थी। तो ये कहा गया अलग अलग टोली बना के हर एक महिला से कि जो विधवा पेंशन के पैसे आते हैं, कैसे पैसे आते हैं, उन्होंने रोक रखा था, मोदी ने जो पैसे दिए उसी में का थोड़ा सा पैसा ये दे रहे हैं आपको, और सिर्फ चुनाव देख के दे रहे हैं। तो उम्मीद ये इनको है कि इसके सहारे हमने काउंटर कर लिया। इसके अलावा जो प्लस चीज़ इनको लग रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी फैक्टर और बटोगे तो कटोगे का नारा, घुसपैठिया के साथ दोनों को जोड़ दो, इन 2 चीज़ों ने बहुत योगदान किया। पहले बटोगे तो कटोगे पे बात कर रहे हैं कि सिर्फ रांची में सौरभ कम से कम 1 लाख बांग्लादेशी होंगे जो कि काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और वो कम मजदूरी में काम कर देते हैं। झारखंड के लोकल को 300 रुपये पर डे चाहिए तो वो 200 पे काम करने को तैयार हैं। इस नैरेटिव को बीजेपी द्वारा फैलाया गया कि देखो उनके आने से क्या नुकसान है। दूसरी चीज़ कि 150 से 200 जनप्रतिनिधि आपको ऐसे मिल जाएंगे महिला, जिन्होंने मुस्लिम से शादी की, मुसलमानों ने उनके पक्ष में ज़बरदस्त वोट किया और उनको जनप्रतिनिधि बना दिया गया। तो ये ट्राइबल लोग, तो उन ट्राइबल्स के भीतर बहुत फैलाया गया कि देखो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है, तो अगर अभी भी नहीं सुधरोगे तो फिर यही होना है। वहाँ ट्राइबल के भीतर
एक ये चिंता जगी है। तो ट्राइबल में सेंधमारी वाली बात, ऐसा नहीं है कि ट्राइबल जेएमएम को कम दिया, इनको ज्यादा दिया। तो बीजेपी को खतरा केवल ये जो हेमंत सोरेन सरकार 1000 रुपया दे रही है उससे है। कहीं अगर उसके चलते करंट बहुत बड़ा हो जिसको रीड ना कर पा रहे हो तो दिक्कत है, अन्यथा वो मान के चलने की आ रही। एक सौरभ, मैं कई बार नाम सुना मैंने, जयराम कुमार महतो, नए बालक हैं, टाइगर के नाम से हैं उनका। मैं इंस्टाग्राम देख रहा हूँ तो इंस्टाग्राम में झारखंड के पॉलिटिशियन का 4 लाख लोग होना, तो वो किसका वोट काटेंगे ये पता नहीं। उन्होंने लोकसभा में 2-3 लाख वोट ले लिया था, लोकसभा का चुनाव लड़ा था। यहाँ एक चीज बताऊं, जैसे जेएमएम इसमें ये कह रही है कि उन्होंने आजसू का वोट काटा, लेकिन गिरिडीह में जयराम महतो खुद चुनाव लड़े थे, लगभग 3-3.5 लाख इनको वोट आया, 3.5 लाख के आसपास। जो सेकंड किया था उससे 10,000 कम, बावजूद इसके आजसू वहां जीती थी। अच्छा, तो जब सीधे चुनाव में इतना वोट काटने के बावजूद अगर आजसू जीत रही है उस चुनाव में, तो बीजेपी को लगता है जेएमएम का वोट। हाँ, जेएमएम ये मान रही है कि वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं आपस की बातचीत में कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लाडली योजना ने कमाल दिखाया, यहाँ में कमाल दिखाएगा। लेकिन एक दूसरी दिलचस्प चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जेएमएम वाले, उन्होंने कल पब्लिकली भी बोल दिया था, वो बाकायदा पब्लिकली ये बोला कि कांग्रेस 24 सीटों पे कड़ी टक्कर में है। कुल सीटें कांग्रेस 29 लड़ रही है, 29 + 2 उसमें से 24 में वो टक्कर बता रहे हैं पब्लिकली। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कांग्रेस फिर कहाँ जाने वाली है। टक्कर मतलब तकलीफ में। शिकायत ये है कि भाई इतनी सीटें दे दी, कैंपेन करने कोई आया ही नहीं कांग्रेस से कि कम से कम अपने हमारी सीट पे नहीं, अपनी सीट पे तो कैंपेन करो। तो जो बात मैं महाराष्ट्र के बारे में कह रहा था, इन दोनों राज्यों के चुनाव के बारे में, कैंपेन का फोकस ये अगर एकदम बिल्कुल केंद्रित रहता है, तो अगर निशानेबाज का निशाना, मतलब आपको सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है तो सही निशाना लगेगा, चिड़िया दिख रही है तो निशाना चूक सकता है। तो बीजेपी ने इस चुनाव में ये किया है, कहाँ समस्या है और उसका क्या हल है, उसके लिए क्या कदम उठाना है, ये तीनों काम किया है। झारखंड में आपके लिए, आपके नजरिए से कहीं कोई दुविधा है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्लियर है बीजेपी की। एंटी इनकम्बेंसी है, उसके अलावा जो बटोगे कटोगे और घुसपैठिया, ये 2 मुद्दे मुझे लगता है कि इन्हीं के कारण जो है। बटोगे कटोगे टॉपर लगाए गए थे यहाँ हेमंत विश्व शर्मा। हाँ, प्रिंसिपल है, योगी जी प्रिंसिपल है उसका। टॉपर हेमंत। और दूसरा जो आजसू की बात करी, सुदेश महतो की जो है 10 सीट पे लड़ रही है भाजपा के साथ। पिछली बार उनसे गठबंधन नहीं हो पाया था, वो इस बार, और वो तो इस बार वो आ गया है दोबारा। पिछली बार सीटों का तालमेल पैसा जा रहा है अकाउंट में शांतनु बाबू, महिलाओं के। हिमाचल प्रदेश, वो मध्य प्रदेश में मामा जी को मिल चुका है उसका लाभ। नहीं, वो और जैसे आपने बताया कि वो स्कीम, और भाजपा से ये भी उम्मीद होती है कि जो कहेगी वो कर देगी, वो 1-2 महीने में स्कीम चालू कर देगी, सीधे अकाउंट में ये वो नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि जिनको ऑलरेडी मिल गया, उनको पैसा दे रहे हैं, इसके खाते में आ रहा है। भाई महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के भरोसे बैठे, कितने लोगों को पैसा दे रहे थे? कौन सर? अशोक गहलोत, राजस्थान। तो देखिए, बात आखिर में आती है क्रेडिबिलिटी की, भरोसे की, कि किस पर ज्यादा भरोसा है। तो केवल पैसा देने से जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी या आप पर भरोसा हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। क्रेडिबिलिटी है ना सौरभ, बताऊंगा, नरेंद्र मोदी फैक्टर गजब का है। झारखंड में हजारीबाग में रैली थी, बारिश बहुत तेज हो गई, बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि जो मैदान था उसमें एकदम घुटने घुटने तक पानी, बावजूद उसके लोग 10-10 किलोमीटर से पैदल आए। प्रधानमंत्री मोदी रांची से हजारीबाग बाई रोड गए, रैली को संबोधित किया, वापस लौटे, तो इस पूरे इलाके में गजब की चर्चा चली थी बीजेपी। देवेंद्र जी, समय ओवर हो गया, आप एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे, नहीं मिलेगा। बताइए, फाइनल बताइए। महाराष्ट्र नहीं, मैं जल्दी वैसे बताना, मैं कल बताऊंगा दोपहर में आपको। नहीं, बताइए। मैंने तो ये बता दिया ना, हमारा काम रिपोर्ट करना, तो कौन क्या क्या सोच रहा है हमने रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट तो किया कि दोनों पक्ष मान के चल रहे हैं। 2 लोग और आपको थोड़ी बताऊंगा। नहीं, उन दोनों में से किसी की बात को मैं एकदम से नहीं ले पा रहा हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, कि मेरे जैसे झारखंड में भी सौरभ 10 से 15 सीटें बहुत क्लोज वाली होंगी, 2000-3000 मार्जिन वाली। कैसे आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है? हाँ, देखिए, विनर टेक्स ऑल जो होता है ना, कि जिसके साथ मोमेंटम होता है, ये जो क्लोज सीटें होती हैं वो उधर करना। सर, तो झारखंड महाराष्ट्र दोनों जाना चाहिए इधर बीजेपी गठबंधन। बिल्कुल। शांतनु जी, महाराष्ट्र तो बिल्कुल बड़े आराम से जा रहा है। झारखंड कोई छोटा स्टेट है, छोटे स्टेट को प्रिडिक्ट करना हर समय मुश्किल होता है। कम सीटें होती हैं, आपको हार जीत का मार्जिन, वो 10 सीटें ही होती हैं जो डिसाइड करती हैं। तो वहाँ मैं देवेंद्र के साथ रहूंगा कि वहाँ पे जो छोटी सीटें हैं उसमें मतलब लब्बो भाभी, कल शाम को हम प्रोग्राम में ईवीएम पर चर्चा कर रहे होंगे। कल तो ईवीएम पे जो अखिलेश बोलेंगे और जो राहुल बोलेंगे उस पर चर्चा होगी।